ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा 9 क्लास में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 और वह चैप्टर था वंशागति का आणविक आधार। हमें पता है कि इस चैप्टर से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ साथ में ये क्वेश्चन आप 100% कर भी ले जाएंगे, तो इससे पूरा का पूरा नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना था आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है और इसकी खोज कैसे हुई, एवं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में कौन कौन से प्रयोग हैं। मुख्य रूप से आप में जो 3 प्रयोग थे, इन सभी टॉपिक्स को हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपने इतने टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, साथ साथ में चैनल पर भी मैंने प्लेलिस्ट सभी चैप्टर की बना दिया है, तो आप वहां से भी जा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ साथ में प्लेलिस्ट से आपको एक यूज़ और होगा कि जब भी आपके पास समय है और आपको लगता है कि बायोलॉजी पढ़ने का ये सबसे उचित समय है, आप प्लेलिस्ट जाएं और कोई एक चैप्टर फिर से ओपन करें और उसको रिवाइज करते रहें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है डीएनए व आरएनए की संरचना, जिसमें इस पार्ट में हम क्लियर करेंगे डीएनए व डीएनए की संरचना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डीएनए और डीएनए की संरचना को प्रारंभ करते हैं। यूँ तो डीएनए जो बहुत ब्रहद टॉपिक है और उसको पढ़ने के लिए एक क्या कई वीडियो भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम आपको डीएनए के बारे में उतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे जिनसे एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन डीएनए से रिलेटेड होंगे वो आपके 100% मिलेंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए डीएनए के बारे में जानते हैं। ओके, तो हम हमारी पहली हेडिंग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए पढ़ते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल का शॉर्ट फॉर्म है डीएनए, अर्थात एक पॉइंट आप ऐसे ही लिख सकते हो कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यदि हाई स्कूल की क्लास होता तो ऐसा क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता कि डीएनए का पूरा नाम बताइए, लेकिन चूंकि 12th क्लास है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। डीएनए की खोज सन 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किन्होंने किया था? 1869 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने किया था। उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहा गया। यदि आपको यह बात अभी तक लर्न है कि इसे न्यूक्लिक एसिड किन्होंने कहा था, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे मुझे भी ये भरोसा हो जाएगा कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत बेस्ट चल रही है। आगे देखते हैं, तो डीएनए की जो अधिकांश मात्रा है वो केंद्रक में होती है, जबकि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की कुल लंबाई अगर मापी जाए तो वो लगभग 2 मीटर होती है। आप सोच भी सकते हो कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी, और हमारे हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात आप समझ सकते हो 46 डीएनए के अणु होते हैं। अगर इनकी टोटल लेंथ देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप स्वयं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 मीटर, अर्थात एक कोशिका के केंद्रक में 2 मीटर का डीएनए है। और ये डीएनए कैसे होता है इतने छोटे से स्पेस न्यूक्लियस में, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे डीएनए पैकेजिंग, तो वहाँ बताएंगे कि इतना लंबा डीएनए कैसे एक छोटे से केंद्रक के अंदर फिट रहता है। करते हैं डीएनए की आकृति के बारे में। तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए अणु की आकृति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की डीएनए की आकृति होती है, शेप होती है? 2 प्रकार की। पहला है रेखाकार डीएनए। कैसा? रेखाकार डीएनए, इसे इंग्लिश में लीनियर डीएनए बोलते हैं। तो सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रकीय डीएनए रेखाकार होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो होता है, या कुछ प्राणी वायरस जो होते हैं, उनके डीएनए भी रेखाकार होते हैं। जबकि जो वृत्ताकार डीएनए है या सर्कुलर डीएनए है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कुछ वायरसों में तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाए जाने वाला डीएनए जो होता है वो वृत्ताकार होता है। अर्थात जो मेन डीएनए है जिसको हम लोग एज आ आनुवांशिक पदार्थ लेकर चलते हैं, वो कैसा होता है? रेखाकार डीएनए होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। जबकि केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए जो होता है वो कैसा होता है?
वो होता है लीनियर डीएनए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि हम बात करें कि डीएनए के प्रकार, हालांकि डीएनए के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कुछ प्रकार हम आपको समझा देते हैं। तो जो डीएनए होते हैं उनमें से अगर हम आकृति के आधार पर उनको बांटते हैं तो वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको 2 प्रकार आप पढ़ सकते हैं, और वो है रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए। यदि हम संरचना के आधार पर बात करें डीएनए के प्रकार के, तो उसमें जो है वो बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये सभी प्रकार के डीएनए संरचना के आधार पर आते हैं। और अगर बात करें बी डीएनए की, ये भी समझा देते हैं साथ साथ में आपको इसको लिखना नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजिए। जो बी डीएनए होता है वो वाटसन एवं क्रिक, चूंकि आगे हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, तो वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए मॉडल के अनुसार डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, और इसे ही हम कहते हैं बी डीएनए या संतुलित डीएनए। तो जो बी डीएनए होता है वही एक्चुअल में संतुलित डीएनए होता है, जो कि दक्षिणावर्त अर्थात राइट हैंडेड, या इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। नेक्स्ट अगर है तो ए डीएनए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ए डीएनए की। तो जो ए डीएनए होता है यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, और इसके प्रत्येक कुंडलन में 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं, और 4 युग्मक के लंबवत 20 डिग्री पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी डीएनए की। जो सी डीएनए होता है, सी डीएनए और इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने क्षार युग्मक होते हैं? 9 क्षार युग्मक होते हैं। कितने होते हैं? 9 क्षार युग्मक होते हैं। जबकि इससे पहले हम पढ़ रहे थे ए डीएनए, उसमें कितने क्षार युग्मक थे? उसमें थे 11 न्यूक्लियोटाइड थे। कितने थे? 11 न्यूक्लियोटाइड थे। नेक्स्ट है डी डीएनए। डी डीएनए, जो डी डीएनए होता है इसके प्रत्येक कुंडलन में 8 क्षार युग्मक होते हैं। अगली बात कर रहे हैं अगर हम, तो अगला है जेड डीएनए, और जेड डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके नॉलेज के लिए। हालांकि एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है डीप में, लेकिन फिर भी आप जानकारी ज़रूर ले लीजिए। तो जो बी डीएनए था वो ओरिजिनल डीएनए, जिसको हम लोग आम भाषा में देखते हैं कि दक्षिणावर्त होता है, और जबकि जो जेड डीएनए है वो वामावर्त होता है, अर्थात लेफ्ट हैंडेड, या इसको एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है, और इसकी द्विकुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 क्षार युग्मक होते हैं। तो डीएनए के प्रकार आपने समझ लिया। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए के प्रकार का, तो डीएनए के प्रकार अगर हम शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर बांटते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, रेखाकार और वृत्ताकार, शेप के आधार पर। अगर हम बात करते हैं डीएनए की संरचना के आधार पर, अगर डीएनए की संरचना के आधार पर बांटते हैं, तो सबसे पहला हो जाता है बी डीएनए, बी डीएनए, और नेक्स्ट हो जाता है आपका ए डीएनए, ए डीएनए, और नेक्स्ट है सी डीएनए, सी डीएनए, और नेक्स्ट है डी डीएनए, डी डीएनए, और फिर लास्ट है आपका जेड डीएनए। इसको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लिखने में आपका टॉपिक और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन आई होप कि आपको ये पॉइंट्स ज़रूर समझ आ गए होंगे कि जो बी डीएनए होता है वो दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, और इसे ही संतुलित डीएनए कहते हैं। जो ए डीएनए होता है यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, और इसके प्रत्येक कुंडलन में 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फिर बात करते हैं अगर सी डीएनए की, तो इसके प्रत्येक कुंडलन में 9 क्षार युग्मक पाए जाते हैं, और जो डी डीएनए होता है उसमें 8 क्षार युग्मक पाए जाते हैं। जबकि जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है? जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और वामाव्रत होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है डीएनए की रासायनिक संरचना, अर्थात केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। केमिकली रूप से डीएनए कैसा होता है? तो जो डीएनए होता है वो पॉलीमर होता है। कैसा होता है? पॉलीमर होता है। और किसका पॉलीमर होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का होता है। ऐसे आप समझिए पॉलीमर और मोनोमर का अर्थ होता है, जैसे एक ये मोनोमर है और ये एक मोनोमर कई बार जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो इसको बोला जाता है पॉलीमर। अर्थात जो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है? एक से अधिक बार, अनेकों बार जुड़ता चला जाता है और बना लेता है डीएनए। तो डीएनए सबसे बड़े जैविक बृहद अणु होते हैं, इनको बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है इंग्लिश में।
ये प्रोटीन से भी बड़े अणु होते हैं। प्रत्येक डीएनए बृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नामक मोनोमर्स का पॉलीमर होता है। मोनोमर और पॉलीमर का मतलब यही है कि कई सारे मोनोमर या एकलक हिंदी में इनको बोलते हैं, और पॉलीमर को बहुलक बोलते हैं। एकलक और बहुलक, तो कई सारे एकलक मिल करके क्या बनाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। तो डीएनए एक बहुलक होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। प्रत्येक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड निम्न 3 यौगिकों के एक एक अणु के जुड़ने से बनता है। अर्थात इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा मोनोमर था, मोनोमर कौन था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसमें कौन कौन से अणु होते हैं, तो उसमें 3 यौगिक पाए जाते हैं। 3 यौगिकों के अणु होते हैं, और वो 3 यौगिक हैं। सबसे पहला यौगिक है पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा 5 कार्बन वाली होती है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ CH2OH, यहाँ लगा हुआ OH, जबकि इस पोजीशन पर अगर OH लगा होता, ध्यान से समझिएगा, अगर इस पोजीशन पे OH लगा होता तो ये राइबोज शर्करा हो जाती है। जो राइबोज शर्करा होती है वो इस OH ग्रुप के कारण ज़्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए जो RNA होता है वो स्थिर ज़्यादा नहीं होता, जबकि DNA स्थिर होता है और कम क्रियाशील होता है। तो ये किसकी संरचना है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा की संरचना है। इसमें 5 कार्बन है, ये आप देख सकते हैं 5 कार्बन है। यहाँ पर OH और H लगा हुआ है, यहाँ पर H और H लगा हुआ है, यहाँ HOH लगा हुआ है, और यहाँ पर O लगा हुआ है। आगे चल करके जो फास्फेट ग्रुप होगा यहीं से जुड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो बात समझ में आई कि 3 यौगिकों के एक एक अणु के जुड़ने से क्या बनता है, वो बनता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और कई सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं आगे। तो जो दूसरा है वो है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप में क्या है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक PO4 समूह जुड़ा रहता है, और इसके कारण ही न्यूक्लियोटाइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता था कि जो डीएनए होता है वो कोई जलीय विलयन में हाइड्रोजन का त्याग तो करता नहीं है, फिर वो अम्लीय क्यों है। तो अम्लीय है PO4 जो ग्रुप लगा हुआ है इसके कारण होता है। आगे बात करें, जो तीसरा कंपोनेंट लगा होता है इसमें वो है नाइट्रोजनी क्षारक। अब आप जानते ही होंगे कि नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। AGTC या जैसा भी आप याद कर पाएँ, यही 4 पाए जाते हैं डीएनए में, जबकि थायमीन की जगह यूरेसिल होता है RNA में। तो ये तो बात की बात है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक या इनको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इन्हें मुख्यतया 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है प्यूरिन। क्या है, प्यूरिन। और इसमें कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। कौन कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने 2 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं। कैसे याद रखेंगे, प्यूरिन छोटा है लेकिन इसमें चक्र कितने हैं, 2 हैं, जबकि पिरिमिडिन जो है वो बड़ा शब्द लगता है और उसमें चक्र कितने होंगे, 1 चक्र होंगे। नेक्स्ट है आपका पिरिमिडिन। जो पिरिमिडिन होता है इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन का बना केवल 1 चक्र होता है, और इसमें पाए जाते हैं साइटोसिन C, यूरेसिल U तथा थायमीन। और थायमीन क्या है, T। थायमीन को लिखते हैं T से, तो CUT इसमें पाए जाते हैं। CUT कट। कट कैसे कट कर दिया हमने, पिरिमिडिन चूँकि लार्ज है और लार्ज को किया जाता है कट, तो लार्ज को हमने कर दिया कट, और कट करने से ही उसका 1 चक्र कट गया और उसके पास बचा सिर्फ 1 चक्र। तो अब तो हमको लर्न हो गया होगा। देख लेते हैं लर्न हुआ है कि नहीं हुआ, चलो रिवाइज करते हैं। प्यूरिन जो होता है वो कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं उसमें। क्लियर है। और उसमें पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। फिर आया था पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में कार्बन और नाइट्रोजन के सर ने कहा था कि पिरिमिडिन
कट होता है। चूंकि ये शब्द थोड़ा बड़ा लगता है, कट का मतलब इसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन पाया जाएगा। साथ साथ में कट होने के कारण एक चक्र भी इसका कम हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या कि इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन का बना केवल एक चक्र होता है और इसमें साइटोसिन, यूरेसिल तथा थायमीन प्रमुख रूप से पिरिमिडीन होते हैं। अगर बात करें यहाँ आप ध्यान से देखेंगे थायमीन की स्पेलिंग, तो जो थायमीन की स्पेलिंग है वो लिखी हुई है THYMINE। बहुत सारे बच्चे इसको एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत नहीं करना होता है। आप अगर इसको ऐसे स्पेलिंग लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो थायमीन है, या इसको ऐसे भी हिंदी में लिखा जाता है थायमीन, ये क्या है। अगर ऐसा आप लिख देते हो तो ये तो गलत ही हो गया, लेकिन इसका मीन्स क्या हुआ थायमीन का, आई होप आपको ज़रूर मालूम होगा। अगर आपको विटामिन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप बता सकते हैं कि थायमीन किस विटामिन का नाम है। आप यहाँ पर थायमीन लिखते समय ये स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और हिंदी भी लिखेंगे तो ऐसी ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझने का प्रयास करेंगे। दो शब्द और दो टर्म आते हैं, दोनों टर्म आप समझ लीजिए। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा टर्म होता है न्यूक्लियोटाइड। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड की जगह न्यूक्लियोसाइड लिख देते हैं और न्यूक्लियोसाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड लिख देते हैं। आज ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब न्यूक्लियोसाइड होता है तो उसमें सिर्फ कौन कौन पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा पाई जाती है। अर्थात जो ये होता है वो दो अणुओं से मिलकर बना होता है, और इसमें दो अणु कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोज शर्करा होती है। जबकि यदि इसमें फास्फेट समूह और मिला दिया जाए तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो फास्फेट समूह और ऐड हो जाने से ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और इसमें अब क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। तो न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब आप समझिए कि उसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो टाइड हो गया है। तो फास्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और नहीं ऐड होगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब डीएनए में तो फास्फेट ग्रुप कौन कौन सा पाया जाता है, अभी जो हमने पढ़ाया वो तो रिवीजन कर लो आप। क्या क्या पाया जाता है डीएनए में, डीएनए की जो रासायनिक संरचना है उसमें पाए जाते हैं तीन प्रमुख पदार्थ, तीन प्रमुख अणु पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और दूसरा क्या है आप बताएं, दूसरा क्या है, तो दूसरा है इसमें फास्फेट समूह। क्या है दूसरा, फास्फेट समूह, क्लियर। और तीसरा हमने पढ़ा नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेसेस जिसको कहते हैं। तो क्लियर हो गया, ये आपको केमिकल संरचना समझ में आ गई। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजनी क्षारक में दो प्रकार हमने पढ़े, कौन कौन से प्रकार, तो न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो उसमें नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा, फास्फेट तीन समूह होते हैं। तो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि जो डीएनए है वो केमिकली रूप से तीन यौगिकों के एक एक अणुओं से मिलकर बने हुए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर होता है। तो इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बात कर रहे थे नाइट्रोजनी जो बेसेज होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेज वो कितने प्रकार के होते हैं, दो तीन बार मैं रिवीजन करवा चुका हूँ। बार बार क्यों करा रहा हूँ, इसलिए ताकि ये पॉइंट्स आप कभी मत भूलें। तो ये थे प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन जो था वो छोटा था और इसमें आते थे एजी, कौन, एजी साहब आते थे इसमें, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन थोड़ा बड़ा था तो इसको हमने किया था कट, और यानी इसमें पाए जाते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। और कट होने के कारण इसमें सिर्फ एक चक्र पाया जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन का, जबकि इसमें दो चक्र पाए जाएंगे। तो बात क्लियर रही, इतना आपने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट और बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो हमारी हेडिंग है आज की क्लास की उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो कैसे बनी होती है। हमने अभी आपसे कहा था कि जो पेंटोज शुगर पर जुड़ा होता है, ध्यान से देखेंगे तो जो पेंटोज शुगर होती है उस पर जुड़ा होता है, ये कौन जुड़ा है,
ये जुड़ा है आपका नाइट्रोजनी बेसेज यानी एडिनिन। क्या जुड़ा हुआ है? एडिनिन जुड़ा हुआ। ऐसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इससे पहले आपने OH देखा होगा, तो ये O इससे अटैच हो जाता है। ऐसे ये फास्फेट, और इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है। चूँकि जो DNA होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए इसके साइड में एक श्रृंखला और होती है जहाँ पर ऐसे ही बॉन्ड जुड़े होते हैं। अब इधर A है तो इधर होगा T, और सेम संरचना इसकी इधर होगी। बस क्या हो जाएगा, अगर इधर 5' अर्थात फास्फेट से स्टार्ट किया है तो इधर 3' आपको हाइड्रॉक्सिल लिखना होगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जैसे ये T है तो यहाँ डबल बॉन्ड A लिखना है, यहाँ G है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये पॉइंट अभी से आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ C लिखेंगे और सेम संरचना इसकी पलट कर बना देंगे। हालांकि एग्ज़ाम में बनाने को नहीं आता है, फिर भी आप तैयार कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे यहाँ C है तो C ट्रिपल बॉन्ड G हो जाएगा, और बाकी संरचना सेम रहेगी। और हमने कहा था कि ये फास्फेट ग्रुप लगा रहेगा, और इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी। चाहेंगे तो आप NCERT की बुक में भी बना हुआ है, वहाँ से कंप्लीट तैयार कर लेंगे। अगर कहीं समस्या आती है आपको डबल श्रृंखला में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा। वो भी कम्युनिटी के जो पोस्ट हम करते हैं उसमें आप कमेंट करेंगे तो आपको जस्ट रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। बात करते हैं हमारी अगली हेडिंग है, और वो है DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। और ये हेडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये हर वर्ष एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलती है। DNA से रिलेटेड क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये काम ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला DNA कैसा होता है, इसको पता लगाना कोई मामूली काम तो नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए इसको प्रायोरिटी दी जाती है और सिलेबस में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। साथ साथ में एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो सन 1953 में JD वाटसन तथा FHC क्रिक ने DNA के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके DNA के अणु का द्विकुंडलित प्रतिरूप बनाया। इसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या सम्मानित किया गया। चलिए उस संरचना को देख देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस संरचना को गलत कर देते हैं। देखिए संरचना आपको थोड़ी सिंपल बनानी होती है, जिससे ना आप कंफ्यूज हो और ना ही एग्जामिनर कंफ्यूज हो और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाए। तो स्टार्टिंग आप कुछ यूँ घुमावदार से करेंगे, ऐसे आप घुमाते हुए लेकर चले जाएंगे। ऐसे सबसे पहले एक लेंथ को घुमा लेंगे, ये पूरी संरचना हम दिखा देते हैं। ऐसे घुमा लेंगे और इसके बाद दूसरी लेंथ को घुमाएंगे। बीच में ये सेंट्रल एक्सिस होता है, इसको केंद्रीय अक्ष कहते हैं। इधर अगर आप 5' से स्टार्ट करते हैं, 5' का अर्थ क्या है, इधर फास्फेट ग्रुप रहेगा और इधर क्या रहेगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रहेगा। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इधर 5' से स्टार्ट करिएगा और क्या हो जाएगा, इधर 3' से स्टार्ट करिएगा और उधर ला करके जोड़ते चले जाइएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, इस फिगर को आप ज़रूर 4 से 5-6 बार इसको ज़रूर बनाइएगा आज, जिससे क्या है ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बहुत छोटी यूनिट होती है और ये लंबाई की यूनिट है। क्लियर है। तो इसके सेंट्रल एक्सिस से दोनों साइड अगर मापेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम होगा, अगर एक साइड मापेंगे तो वो 10 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉम। साथ साथ में दूसरी माप जो आपको याद रखना है वो पूरी यहाँ से ले करके जो एक पूरी कंप्लीट होती है सर्पिल जिसको कहते हैं, वो जब कंप्लीट होती है तो वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की। और यहाँ सबसे कॉमन चीज़ आपको जो समझ लेनी है, जिसमें आपको गलती नहीं करनी है, वो है बॉन्डिंग में। तो एक DNA का जो आप ये गोला देख रहे हैं उसके भीतर सिर्फ आपको 4 ही रखने होते हैं। अगर यहाँ जैसे गोला बहुत छोटा था, इसके ऊपर कंप्लीट गोला होगा लेकिन हमने उसको बनाया नहीं है, तो अब हमको उससे मतलब नहीं रखना है। आप अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो उसमें 1-2 बनाइए, लेकिन जो बीच के
आप कंप्लीट बनाना। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ 4 ही रखने हैं। कितने रखने हैं? 4 ही रखने हैं। 4 से ज़्यादा मत करिएगा, अदरवाइज पता चले एग्जामिनर गलत मान ले उसको। तो बात करते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे फास्फेट ग्रुप द्वारा, और ये है नाइट्रोजनी क्षारक। अब जब आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, सी को जी से जोड़ेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, जी को सी से जोड़ रहे हैं तो भी ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। जबकि यदि आप टी को ए से जोड़ रहे हैं, टी को ए से जोड़ रहे हैं तो आपको क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाने हैं। कितने बॉन्ड लगाने हैं? डबल बॉन्ड लगाने हैं। ए को टी से जोड़ रहे हैं तो भी डबल बॉन्ड लगाने हैं। बॉन्डिंग में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, और ये बेहद सिंपल फिगर हमने बनाया है जिससे कि आप अच्छे से इसको बना सकें। तो इस फिगर को बार बार देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके बाद अच्छे से इसको बना लीजिएगा। आप बात करते हैं वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित प्रतिरूप के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो वो मुख्य लक्षण जो है वो है, पहला लक्षण, डीएनए का प्रत्येक अणु द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। जैसा कि हमने फिगर में ही देखा, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं, अर्थात दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। ये कैसा डीएनए होगा? बी डीएनए हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोज शुगर फास्फेट ग्रुप एकांतर अर्थात अल्टरनेट क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह एक तरफ के 5' कार्बन से दूसरी ओर 3' कार्बन पर परस्पर एस्टर बंधों का निर्माण से जुड़ा होता है। कौन सा बंध बनता है? एस्टर बंध बनता है, और इस बंध का जो नाम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये 1 नंबर में कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बंध का जो नाम है वो है फास्फोडाई एस्टर बंध। जो फास्फेट ग्रुप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से दूसरी तरफ जो जुड़ा होता है, 5' कार्बन से दूसरी ओर 3' कार्बन से जो बंध द्वारा जुड़ता है उसे कहते हैं फास्फोडाई एस्टर बंध। क्या कहते हैं? फास्फोडाई एस्टर बंध। 2-3 बार आप रिपीट करिए, हो सके तो आप कमेंट में भी इसका नाम लिखें, फास्फोडाई एस्टर बंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े होते हैं। इनके नाइट्रोजनस क्षारकों के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। दोनों श्रृंखलाओं पर प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की संख्या बराबर होती है। एक श्रृंखला के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़े होते हैं, अर्थात यदि एक श्रृंखला पर एडेनिन है तो दूसरी श्रृंखला में उसका संबंध थायमीन से होता है, और साइटोसिन का संबंध ग्वानिन से होता है। यह चारगाफ रूल या सारगाफ रूल कई प्रकार से मतलब बोला जाता है इसको, की पुष्टि करता है। बात करते हैं कि चारगाफ का रूल क्या है और ये क्या पुष्टि करता है। तो सन 1950 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एरविल चारगाफ। एरविल चारगाफ ने डीएनए के क्षारों व अन्य तत्वों के आधार पर कुछ नियम दिए थे, और जो नियम जो हैं, सबसे पहला इनका नियम है, और वो नियम कहता है कि एक जाति में प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षार युग्म समान अनुपात में होते हैं, अर्थात दोनों का अनुपात प्यूरीन और पिरिमिडीन हमने कहा था वहीं समझ लीजिए। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्यूरीन में कौन कौन से थे? प्यूरीन में 2 थे, एजी महाशय थे, एजी महाशय थे, और एजी एडेनिन ग्वानिन, और बाकी जो बचे पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में कौन थे? कट, CUT। देखो आपको याद तो हो गया है, ठीक है। तो कहा गया, इन्होंने जो दूसरा नियम दिया था उसमें कहा था इन्होंने कि एक जाति में प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षार जो युग्म होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न जातियों में क्षार अणुओं की संख्या अनुपात भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यदि हम एडेनिन और ग्वानिन को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा? थायमीन और साइटोसिन, क्योंकि ये कैसे हैं? प्यूरीन है, और ये कैसे हैं? पिरिमिडीन है। क्योंकि यूरेसिल तो डीएनए में होता नहीं, यूरेसिल आरएनए में है। आरएनए पढ़ाएंगे तो आरएनए की बात करेंगे। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, यानी ए की संख्या टी के बराबर होगी और जी की संख्या सी के बराबर होगी। टी बराबर ए और जी बराबर सी। ये किसका नियम था? चारगाफ का नियम था, या इसको एनसीईआरटी में सारगाफ भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में इन्होंने एक बात और कही थी
कि एडेनिन की जो मात्रा होती है वो सदैव थायमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की जो मात्रा होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है। और एक साथ साथ में एक पॉइंट और इन्होंने मेंशन किया कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा वो फास्फेट समूह का अनुपात बराबर होते हैं, मतलब समान अनुपात में होते हैं। जितनी आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी उतने ही फास्फेट होंगे। कॉमन सी बात है भाई, जो शुगर होगी उसी पर तो फास्फेट जुड़े होंगे, तो एक्चुअल में बात वही निकल के आ रही है कि इनकी संख्या और इनकी संख्या बराबर होगी। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो कि हमने आपको स्पेशली कहा था कि इसे ज़रूर याद कर लीजिए। आज की वीडियो क्लास काफ़ी लंबी भी हो गई, लेकिन काफ़ी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो हम अब निरंतर बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बस आप भी अपने प्रयास को बहुत अच्छे से क्या करिए, मेंटेन करिए और जितना आपके अंदर विल पावर है वो आप पढ़ाई पे लगा दीजिए। इसीलिए हमने काफ़ी पोर्शन डीएनए का आज कवर कर दिया है और ये जल्द से जल्द इस वीक में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग आगे हमारी रफ्तार और भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगे और वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो बात करते हैं डीएनए के कार्य के बारे में। तो डीएनए अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है। पहला पॉइंट याद होगा आपको पहले से ही। तो डीएनए एंजाइमों के निर्माण का कार्य करता है और हम सभी जानते हैं कि एंजाइम हमारे जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको नियमित करते हैं। तो अगर डीएनए जैसा काम करेगा वैसी हमारी उपापचयी क्रियाएं होंगी। यहाँ तक कि हमारा हाथ कितना लंबा होगा, हमारी बॉडी कितनी लंबी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी या हम कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है। हमारा वजूद किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे डिपेंड करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें कौन सहायक होता है, डीएनए सहायक होता है। डीएनए क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं और जब क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं, जब विभाजन होने वाला होता है तो सिकुड़कर मोटे होकर के गुणसूत्र बना लेते हैं और डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन से ही धीरे धीरे, चूँकि ये उत्परिवर्तन जो डीएनए में होता है वो मंद गति से होता है और इसीलिए विकास, जो जैव विकास होता है वो मंद गति से है। ऐसा नहीं है कि आज विकास नहीं हो रहा है, आज भी विकास हो रहा है। हमारे जो पूर्वज थे उनसे हम आज ज़्यादा आधुनिक और विकसित हैं। तो आई होप आज की क्लास आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ साथ में अगर आप बायोलॉजी में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो नो डाउट आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में यूट्यूब का एक नियम है कि यदि आप बेल बटन पर ऑल सिलेक्ट करेंगे तभी वो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि आपसे मैं कहूं कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लेकिन ये चूँकि यूट्यूब का नियम है तो ऐसा आपको करना ही होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल आप सेलेक्ट कर लें। साथ साथ में हमने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है जिसमें काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े और आप टेलीग्राम चला रहे हैं, अगर नहीं चला रहे हैं तो मत डाउनलोड करिए, मैं नहीं कहता हूँ, चूँकि वो भी आपका समय लेगा। लेकिन चूँकि अगर आप चला रहे हो टेलीग्राम तो टेलीग्राम चैनल पर भी हम बहुत सारे क्या कहते हैं पीडीएफ सेंड करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आरएनए पर चर्चा करेंगे। और आज की जो वीडियो है हमने जो इतना आपका समय लिया वो कंज्यूम समय हुआ, उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करिएगा। वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा आप स्पीड थोड़ा बढ़ा करके पढ़िएगा और अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तभी आज आप क्या करें, इसको नोट्स में लिखें। अगर आप तैयार नहीं कर पाते हो देन वो आपके किसी काम का नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।